गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रदरफोर्ड मॉडल की। आज जो पढ़ रहे हैं वो तीसरा और इम्पोर्टेंट मॉडल है, वो है निल्स बोर का परमाणु मॉडल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो देखो क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाता है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर सिद्धांत के अभिग्रहित लिखिए या निल्स बोर की परिकल्पनाएं समझाइए। तो देखो जो निल्स बोर ने ना परमाणु की परिकल्पना को व्यक्त करते हुए 3 अभिग्रहित प्रस्तुत किए, या ये मान लो कि उसने 3 परिकल्पनाएं दी। तो अब देखो हम पहली परिकल्पना की बात करते हैं। तो मैंने हेडिंग लगा दी प्रथम अभिग्रहित। अब देखो 3 परिकल्पना थी। निल्स बोर ने एक्चुअल में क्या किया कि जो रदरफोर्ड मॉडल की जो कमियां थी ना उनको दूर किया। तो देखो रदरफोर्ड की जो पहली कमी थी वो क्या थी। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये रदरफोर्ड ने कहा। तो इस बात को निल्स बोर ने गलत प्रस्तुत किया और निल्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर तो लगाता है, लेकिन वो वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर ना लगाकर कौन सी कक्षाओं में चक्कर लगाता है, दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में। तो पहला स्टेटमेंट तो उसने ये गलत प्रूव कर दिया। रदरफोर्ड ने तो क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, तो निल्स बोर ने कहा नहीं, वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर ना लगाकर ये कौन सी कक्षाओं में चक्कर लगाता है, दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में। दूसरा स्टेटमेंट निल्स बोर ने यह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो निल्स बोर ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। तो निल्स बोर का प्रथम अभिग्रहित क्या था कि निल्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या वाली दीर्घ वर्ताकार स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है। अब देखो निल्स बोर की रदरफोर्ड की यही तो प्रॉब्लम थी। उसने क्या कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और लगातार ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जन। तो फिर किसी ने पूछा कि जब वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं तो वो अंत में कहाँ पहुंच जाएंगे, नाभिक में, और परमाणु क्या हो जाएगा, अस्थायी, जबकि परमाणु क्या होता है, स्थायी। तो निल्स बोर ने इसकी समस्या का सॉल्यूशन कर दिया कि इनकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित। तो ये क्या होंगे, लगातार चक्कर लगाते रहेंगे और इनकी ऊर्जा में कमी नहीं आएगी, इसलिए ये नाभिक में नहीं समाएंगे। दूसरी बात, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि वर्ताकार कक्षाओं के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वह नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। इस बात को निल्स बोर ने भी माना कि हाँ, रदरफोर्ड सही बोल रहा है। तो देखो आप मुझे बताओ, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। तो अब बताओ न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, प्लस, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, माइनस। तो बताओ प्लस और माइनस के मध्य कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और ये वर्ताकार कक्षाओं में घूम रहा है, तो मैंने आपको कल भी बताया था, जो वर्ताकार कक्षा में कोई भी कण गति करता है तो उसके लिए क्या जरूरी होता है, अभिकेंद्रीय बल, और उसकी वैल्यू होती है mv²/r। अब इस बल को कौन संतुलित करेगा, इन दोनों के मध्य लगने वाला कूलाम बल, जिसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो अभिकेंद्रीय बल है वो किसके बराबर होना चाहिए, कूलाम बल के बराबर। अब अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv²/r, तो यहाँ पे आपने लिख दिया mv²/r। और जो कूलाम बल का फॉर्मूला होता है वो होता है kq1q2/r, तो यहाँ पे लिख दिया kq1q2/r। तो देखो यहाँ पे v के नीचे भी n लिखा हुआ है, n के नीचे भी n, ये शो कर रहा है कि हम nवीं कक्षा की बात कर रहे हैं। हम जो भी डेरिवेशन करेंगे उसमें कक्षा जो मानेंगे वो कौन सी कक्षा लेके मानेंगे, nवीं कक्षा स्टैंडर्ड लेके मानेंगे। तो Fc यानी अभिकेंद्रीय बल और F यानी कूलाम बल। तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv²/r, तो nवीं कक्षा की बात होगी तो mvn²/rn बराबर kq1q2/rn²। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, Z प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज E होता है, तो Z का कितना हो जाएगा, ZE, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं तो इसको तो काउंट करेंगे नहीं। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, E, तो Q1 का मान तो कितना आ जाएगा, ZE, और Q2 का मान कितना आ जाएगा, E। तो mvn²/rn बराबर kZd²/rn²। तो ये था प्रथम अभिग्रहित। तो प्रथम अभिग्रहित में निल्स बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या वाली दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि इनकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। अब देखिए द्वितीय अभिग्रहित क्या था। अब देखो दूसरी बात, रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने यह कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो किसी ने पूछा कि आप उनकी कक्षाओं के बारे में बताओ, तो रदरफोर्ड ने कहा कि आप कोई भी कक्षा ले सकते हो, इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में घूम सकता है। तो निल्स बोर ने कहा कि ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन कुछ ही कक्षाओं में घूम सकता है, और उनके लिए शर्त क्या है कि केवल इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनमें इनका
कोणीय संवेग क्या होना चाहिए, h/2 का पूर्ण गुणज। अब देखो आपने 11th क्लास में कोणीय संवेग का फॉर्मूला पढ़ा होगा, उस कोणीय संवेग को L से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है R क्रॉस P। अब R P क्या होता है, यहाँ पे संवेग होता है, तो संवेग को क्या लिखा जा सकता है, mv। तो L की जगह बताओ क्या आप mvr लिख सकते हो, यस और नो, लिख सकते हो। तो mvr, और मैंने क्या कहा था, हम nवी कक्षा की बात करेंगे तो mvnrn बराबर, देखो क्या कहा कि कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होगा। h/2 का पूर्ण गुणज होगा तो मैंने इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, और n पूर्ण गुणज है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 इस प्रकार संख्या होगी। तो जो द्वितीयक अभिग्रहित था उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने तो कहा इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में मूव कर सकता है, लेकिन नील्स बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें इनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। कोणीय संवेग क्या होता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा है, R क्रॉस P। P यहाँ पे क्या है, संवेग R है, डिस्टेंस, तो R इंटू संवेग को आप लिख सकते हो द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल। तो mvr बराबर nh/2, n का मान स्टार्ट होता है 1 से लेकर इन्फिनाइट। अब देखो इसमें एक स्पेशल पॉइंट है, अब यदि इस इक्वेशन में मैं n का मान 0 पुट कर दूं तो देखो क्या होगा, mvnrn, n की जगह आपने 0 रखा इंटू h/2, अब 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0। अब यहां से मुझे बताओ, आपने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो बताओ जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास वेलोसिटी होगी, यस और नो, होगी। और जब इलेक्ट्रॉन है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो यहां से बताओ कौन 0 हो सकता है, केवल Rn ही तो 0 हो सकता है, मास 0 नहीं हो सकता क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन ले रखा है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन को आप मूव भी करवा रहे हो तो वेलोसिटी भी 0 नहीं हो सकती, तो कौन 0 हो सकता है, Rn बराबर 0 हो सकता है। अर्थात n का मान शून्य होने पर इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या शून्य हो जाती है, जो कि यह व्यक्त करता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में है, और यह संभव ही नहीं है क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में होता तो फिर तो परमाणु का अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए उसने n को 0 से स्टार्ट ना करके कहां से स्टार्ट किया है, 1 से स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर वो 0 से स्टार्ट करता तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में समा जाता और परमाणु क्या हो जाता, अस्थायी। तो यह था नील्स बोर का द्वितीयक अभिग्रहित। अब हम बात करते हैं तृतीयक अभिग्रहित की। अब जो तृतीयक अभिग्रहित है उसका स्टेटमेंट देखिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में गति करता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। रदरफोर्ड ने तो कहा था कि वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, लेकिन नील्स बोर ने क्या कहा कि वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। परंतु नील्स बोर ने यह कहा कि जे सपोज दैट ये नाभिक है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इस कक्षा को मैं n1 नाम दे रहा हूँ, यह कोई दूसरी कक्षा है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, n2। अब देखो नील्स बोर ने क्या कहा कि सपोज दैट इस इलेक्ट्रॉन को इस ऊपर वाली कक्षा में जाना है, तो मुझे बताओ ये ऊर्जा को अवशोषित करेगा या उत्सर्जित करेगा। अरे भाई इसको ऊपर वाली कक्षा में पहुंचना है तो जाहिर सी बात है ये अवशोषित करेगा। जैसे सपोज दैट आपके फर्स्ट टेस्ट में 80 नंबर आए, अब आपको अगर सेकंड टेस्ट में 90 नंबर लाने हैं तो बताओ आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा ही करनी पड़ेगी ना। तो इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन n1 कक्षा में है उसको n2 कक्षा में जाना है तो वह ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। इसी प्रकार अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन यहां पर स्थित है यानी n2 कक्षा में स्थित है और उसको n1 में आना है, तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करेगा या उत्सर्जित, तो अब वो क्या करेगा, ऊर्जा को उत्सर्जित। तो इलेक्ट्रॉन जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषित करता है, और जब वो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा को क्या करता है, उत्सर्जित। यही बात इसने यहां लिखी है कि इलेक्ट्रॉन जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में गति करता है तो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण, तथा उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में वापस गति करता है तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। और दूसरा उसने ये बोला कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब वह गति करता है तो जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा ना वो एक फोटोन की ऊर्जा के तुल्य होता है, और जानते हो आप एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, h। तो मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दूसरी कक्षा से प्रथम कक्षा में आ रहा है, तो मैंने दूसरी कक्षा को n2 और प्रथम n1, तो En2 माइनस En1 कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ, तो अभी मैंने बताया कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, h के बराबर, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, h। अब आप जानते हो न्यू बराबर क्या होता है, c/λ, तो En2 माइनस En1 बराबर क्या आ गया, hc/λ। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दूसरी कक्षा से प्रथम कक्षा में आ रहा है, तो अब जब बताओ आप जब दूसरी से प्रथम में आएगा तो वह ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन, और अगर प्रथम से दूसरी में जाता तो वह क्या करता, ऊर्जा को अवशोषित। अब देखो इसमें एक
एक स्पेशल पॉइंट है कि निल्स बोर की जो तीनों परिकल्पनाएं है ना वो केवल हाइड्रोजन के समान या एक इलेक्ट्रॉन परमाणु पे लागू होती है। यानी निल्स बोर की परिकल्पना या तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए लागू होगी या केवल उन्हीं परमाणु के लिए लागू होगी जिनमें क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन He+Li+2 इन सब में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो निल्स बोर की यह मान लो सीमा भी थी या स्पेशल पॉइंट भी है कि तीनों परिकल्पनाएं केवल या तो हाइड्रोजन के लिए लागू होगी या उन परमाणु के लागू होगी जिनमें क्या हो, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो यह थी निल्स बोर की तीन परिकल्पनाएं। थैंक यू स्टूडेंट।